आज हम कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.2 के आगे के सवाल देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। उसके आगे हम देखते हैं तो आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, दिया है 3 का पहला, इसमें 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 12, ये जो 12 है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं, हम 12 का 2 छक 12, 2 तियां 6 और 3 एकन्नम 3, ये है 12 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 2 1 2 बार है तो इसको हम लिखते हैं 2 पे पावर, चूंकि 2 बार है तो 2 की घात लगाएंगे, गुणे 3 एक बार है, बस हो गया। 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 3 5 15 और 5 एकन्नम 5। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणे 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड हैं, हम 21 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 3 7 21 और 7 एकन्नम 7, ये कितने हो गए, 3 गुणे 7। 21 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है, 3 गुणे 7। अब हम 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सभी संख्याओं के जो गुणनखंड हैं उन सभी गुणनखंडों को लिखा जाएगा यहाँ पर और उन गुणनखंडों का आपस में गुणा कर दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी संख्या के कोई गुणनखंड है, यदि किसी संख्या का कोई गुणनखंड सभी में है तो हम उस संख्या को लिखेंगे जिस पर अधिक घात हो। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2 पे पावर 2 है, इसमें कहीं पर नहीं है तो सिंपली हम इसको लिख देंगे 2 पे पावर 2 गुणे 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है। अब देख रहे हैं कि 3 पे पावर 1 की घात यहाँ पर है, जिस पर कुछ कोई घात नहीं होता उस पर 1 की घात माना जाता है। इस पर 3 पे पावर 1 की घात है, यहाँ पर भी 3 पे पावर 1 की घात है और यहाँ पर भी 3 पे पावर 1 की घात है। तो सब पर 1 की ही घात है, सब पर एक ही की घात है। तो हम किसी एक 3 को लिखेंगे, ऐसा नहीं इस 3 को इस 3 को इस 3 को लिखेंगे, सभी 3 को नहीं लिखेंगे, हम केवल एक 3 को लिखेंगे और उस 3 को लिखेंगे जिस पर अधिक घात हो। और यहाँ पर देख रहे हैं इस पर भी 1 की घात, इस 3 पर भी 1 की घात और इस 3 पर भी 1 की घात। तो हम इन तीनों में से कोई भी एक 3 लिख लेते हैं 3 गुणे, आगे चलते हैं, यहाँ पर 5 है तो 5 भी लिख लेते हैं। 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन तब भी 5 को हम लिखेंगे। उसके बाद आता है 7 गुणे 7 कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सभी गुणनखंडों को लिखा जाएगा और यदि कोई गुणनखंड सभी में है, सभी संख्याओं का कोई एक गुणनखंड है और तो हम उसमें से उस गुणनखंड को लिखेंगे जिस पर घात अधिक होगी। जैसे यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, यदि मान लिया यहाँ पर 2 होता और तो इस 2 को नहीं लिखते, हम इस 2 को लिखते, इस 2 को छोड़ देते क्योंकि इस पर पावर 1 माना जाता है। यदि यहाँ पर 2 पे पावर 5 हो जाता तो हम इस 2 को छोड़ देते, इसको नहीं लिखते, इस 2 पे पावर 5 वाले को लिख देते इस तरह से। लेकिन यहाँ पर 2 पे 2 नहीं है, सबसे बड़ी घात 2 की कौन सी है, यहाँ पर है, इसलिए इस वाली घात को हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। ये हो जाता है 2 पे पावर 2 का मतलब हो जाता है 4, 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया 4 तियां 12 और 12 5 60 और 60 7 420 4
12, 15 और 21 का एलसीएम कितना हुआ? 420। अब हम 12, 15 और 21 का एचसीएफ देखते हैं। तो 12, 15 और 21 का 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर क्या देखते हैं? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के गुणनखंडों में से उस गुणनखंड को लेंगे जो सभी में कॉमन होगा। जैसे इस पर 12 के गुणनखंडों में 2 है, लेकिन इसमें 15 के गुणनखंड में 2 नहीं है, 21 के गुणनखंड में 2 नहीं है, तो इस 2 को नहीं लेंगे। आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 3 है, 15 के गुणनखंड में भी 3 है और 21 के गुणनखंड में भी 3 है। तो हम जो सभी में कॉमन हो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 सभी में है, तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को लिख लेंगे। और यदि 3 सभी में है, जिस पर घात छोटी होगी उस 3 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 सभी पर 3 1 की घात है, सभी पर 1 की ही घात है, तो किसी भी 3 को लिख सकते हैं। तो हमने इस 3 को यहाँ पर किसी एक 3 को भी यहाँ पर लिख लिया। आगे चल करके देखते हैं, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। 21 के गुणनखंड में यहाँ 7 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी एक में नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया? 3। हमारा आंसर क्या हो गया? इतने का एलसीएम कितना है? 420 और एचसीएफ कितना आया? 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले 17 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 1 और यह संख्या खुद है। 23 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि वह संख्या जो केवल 1 और अपने आप से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 17 केवल 1 से और 17 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 23 एक अभाज्य संख्या है, ये भी केवल 1 और 23 से विभाजित होगा। 29 के गुणनखंड 1 और 29 है, क्योंकि 29 भी एक अभाज्य संख्या है। अब इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम बराबर क्या होता है, हम एम देखते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि सभी संख्या को लिखते हैं, जो 17 के भी गुणनखंड में हो, 23 के गुणनखंड में हो और 29 के गुणनखंड में, सभी को लिखते हैं। लेकिन यदि कोई संख्या 17 के गुणनखंड, 23 के गुणनखंड और 29 के गुणनखंड तीनों में हो, तो हम उस संख्या की सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 का गुणनखंड 1 और 17 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17। 1 नहीं लिखेंगे, एक कॉमन होता है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर एक ही वही संख्या आ जाता है, इसलिए 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वही आ जाएगा, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे एलसीएम में। यह चीज़ अब 23 का देखते हैं। 23 में कौन सा है? 23 है, इसको लिख लेते हैं 23। गुणे 29 में कौन सा है? 29 है, इसको लिख लेते हैं। अब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा 17, 23 और 29 का एलसीएम। गुणा करके देख लेते हैं। 23 का 17 में गुणा कर देते हैं, 7 3 21, 2 7 दूने 14, 2 16, 1 3 3, 1 2 है 2, हो गया 193। कितना हो गया? 391। अब 17 का 23 में गुणा किया तो आया 391। अब इस 391 का 29 में गुणा कर देते हैं। 29 में गुणा करेंगे 9 91 9, 9 9 81 8 और 9 3 27, 3 30, 5 35। ये हो गया 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7। अब जोड़ देते हैं हम इसको। 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। ये हो गया 11 33 99। 11 33
9, 11, 33, 9, 17, 23 और 29 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 11,339 आ जाएगा। अब इसका HCF देखते हैं, इसका HCF देखते हैं, 17, 23 और 29 का HCF देखते हैं। HCF के लिए क्या करते हैं कि वह संख्या लिखेंगे जो तीनों का गुणनखंड हो, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। 17 में देखते हैं कि 1 है, 17 है। 23 में देखते हैं 1 है, 23 है। 29 में देखते हैं 1 है, 29 है। तो इन तीनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, कॉमन संख्या कौन सी है, 1। तो इसका HCF क्या हो गया, 1। HCF बराबर 1। यदि कोई और संख्या होती, मान लिया यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, इस पर पावर 3 की होती, इस पे पावर 2 की होती, इस पे पावर 5 की होती, तो हम तीनों में जो कॉमन है वही संख्या लेंगे, लेकिन उस संख्या को लेंगे जिस पर कम घात होगी। अब यहाँ पर तीनों में कॉमन, ये इनके 17 में भी 3, 23 में भी 3, 29 में भी 3, तो हम इन 3 में से उसी 3 को लेंगे जिस पर कम घात हो। कम घात किस पर है, इस 3 पर, 3 पे पावर 2 पर, तो हम इस 3 को लेते। यह हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे, क्योंकि 17 के गुणनखंड में 3 नहीं है, 23 के गुणनखंड में 3 नहीं है, 29 के गुणनखंड में 3 नहीं है, एक सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे थे। यहाँ पर तीनों में कॉमन गुणनखंड केवल 1 है, कॉमन गुणनखंड केवल 1 है, और 1 पे अधिकतम घात सब पर 1 ही माना जाता है, 1 ही है। तो यहाँ पर इसका HCF जो है, HCF बराबर हमारा हो गया 1। इसका दूसरे सवाल का आंसर हो गया, LCM हमारा आया 11, 33, 9 और HCF आया 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। तो 8 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये क्या हो गया, 2 पे पावर 3। फिर 9 का ज्ञात कर लेते हैं। 9 का 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 9 का क्या हो गया, 9 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 पे पावर 3 2 बार है, इसलिए 3 पे पावर 2 लिख दिया। उसके बाद 25 है। 25 के गुणनखंड कर लेंगे, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, यानी 25 का क्या हो गया, 5 पे 5 1 2 बार है, तो 5 पे पावर 2। अब देखते हैं कि LCM ज्ञात करने के लिए, LCM ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को लिया जाता है। इसमें 2 पे पावर 3 है, इसको भी लेंगे, 2 पे पावर 3। 9 के गुणनखंड में 3 पे पावर 2 है, इसको ले लिया, और गुणे 25 के गुणनखंड में 5 पे पावर 2 है, इसको ले लिया। केवल एक ही गुणनखंड है, एक ही प्रकार के गुणनखंड है, सभी को ले लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 2 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम जब आपस में गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8, इसका हो गया 8 गुणे इसका 3 त्रिका 9 और इसका 5 पच्चे 25। अब इसका सब में आपस में गुणा कर देते हैं। 8 9 72, 72 का 25 में गुणा करेंगे। 5 दूना 10 1, 5 7 35 1 36, 2 दूना 4, 2 7 14, जोड़ देते हैं 0 6 4 10, 4 3 7 1 8 1 1800, यानी 8 9 और 25 का जो LCM निकल के आया, कितना आया, 1800। और इसका HCF बराबर, अब HCF देखते हैं, इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिल रहा है। तब उभयनिष्ठ HCF में हम केवल उभयनिष्ठ कॉमन संख्या को देखेंगे। तो इसमें 8 में 9 में और 8 के गुणनखंड में, 9 के गुणनखंड में और 25 के गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है तो वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 माना जाता है। तो यहाँ पर इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। अब इस तरह से तीसरे का आंसर हो जाता है LCM बराबर कितना आया,
1800 और HCF कितना आया 1। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन।